मित्रों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि चांद पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, जो कि अपोलो 11 मिशन में गए थे। अपोलो 11 से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पहले अपोलो 10 मिशन हो चुके थे, लेकिन चांद पर कदम रखने में सफलता मिली अपोलो 11 मिशन के जरिए। नासा ने 3 बार चांद पर अंतरिक्ष यात्री को उतारा है और आज हम बात करेंगे अपोलो मिशन 13 की। 13 अप्रैल 1970 जब अंतरिक्ष यात्रियों का स्पेसक्राफ्ट धरती से 3,30,000 किलोमीटर दूर था, तब उन्हें अचानक एक ऐसे बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी जिसने पूरे स्पेसक्राफ्ट को हिला दिया। कुछ ही सेकंड में वार्निंग लाइट और अलार्म बजना शुरू हो गया। जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि उनका एक ऑक्सीजन टैंक पूरा फट गया है और दूसरे ऑक्सीजन टैंक में हवा बड़ी तेजी से कम हो रही है। धरती पर जो मिशन कंट्रोलर्स बैठे थे, उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि इंस्ट्रूमेंट खराब होंगे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में जो एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे, उन्होंने उन्हें बताया कि वो खिड़की से देख सकते हैं कि हवा लीक हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि इस धमाके की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता भटक चुका है और हर सेकंड वो स्पेसक्राफ्ट धरती से कई सौ किलोमीटर दूर चला जा रहा है। और कुछ ही घंटों में एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से इतनी दूर चले गए कि एक नया रिकॉर्ड बन गया। आज के समय में भी दोस्तों कोई पृथ्वी से इतना दूर नहीं गया है जितना उस दिन वो 3 एस्ट्रोनॉट्स गए थे जो अपोलो 13 मिशन का हिस्सा थे। अब इनका चांद पर पहुंचना तो दूर की बात थी, सवाल ये उठता है कि क्या ये जिंदा धरती पर वापस लौट पाएंगे। ये वही घटना दोस्तों जिसके बारे में शायद आपको अच्छे से पता नहीं होगा। तो आइए जानते हैं अपोलो 13 की उस दिल दहला देने वाली पूरी घटना के बारे में। क्या हुआ था उस दिन स्पेसक्राफ्ट में बैठे उन 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ। दोस्तों, साल 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने दुनिया भर के सामने एक वादा किया था, और ये वादा था कि दशक खत्म होने से पहले वो इंसान को चांद तक पहुंचा देंगे। Achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. उस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी थी, और ये एक स्पेस रेस जिसमें यह देखना था कि टेक्नोलॉजी के मामले में कौन सबसे आगे है। यानी कि इनका मकसद चांद पर कोई रिसर्च करना नहीं बल्कि चांद पर पहुंचना था। इसके बाद नासा ने 1969 में 2 मिशन मून पर भेजे। पहले अपोलो 11 और उसके बाद अपोलो 12 दोनों ही सक्सेसफुल रहे थे, और इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरे भी थे और वहां से सुरक्षित वापस धरती पर भी लौटे थे। यानी जो वादा कैनेडी ने किया था वो उन्होंने पूरा कर दिया। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी पड़ा, क्योंकि लोगों का और सरकार का स्पेस पर पैसा खर्च करने का जो इंटरेस्ट था वो बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगा। भले ही पहले लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इंसान को चांद पर देखने के लिए, लेकिन बाद में लोग एक चीज के लिए ही एक्साइटेड नहीं रह सकते। इसी वजह से अमेरिकी सरकार ने नासा का बजट कट कर दिया और आने वाले कई मिशन को कैंसिल कर दिया, जिसमें अपोलो 20 भी शामिल था। इसलिए शायद अपोलो 13 मिशन इतिहास में एक बड़े ही क्रूशियल टाइम में आता है, क्योंकि उस समय नासा को अमेरिकन सरकार को दिखाना था कि अभी भी स्पेस में पैसा खर्च करना सही है। इसलिए अपोलो 13 का प्राइमरी मिशन ऑब्जेक्टिव था न सिर्फ इंस्पेक्शन और सर्वे करना चांद की मिट्टी, बल्कि इंसानों की कैपेबिलिटी भी डेवलप करना चांद के वातावरण में काम करने की। दोस्तों, इस अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन ठीक वैसा ही था जैसे पहले स्पेस मिशन का था। 4 कंपोनेंट्स थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, लूनर मॉड्यूल और लॉन्च एस्केप सिस्टम। इस स्पेसक्राफ्ट को एक सैटर्न वी रॉकेट पर रखकर लॉन्च किया गया था। जो इसमें 3 एस्ट्रोनॉट गए थे वो कमांड मॉड्यूल में बैठे थे, जो कि स्पेसक्राफ्ट का मेन हिस्सा है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा था। यानी कमांड मॉड्यूल का कोण शेप है, उसकी लंबाई 11 फीट है और इसका 13 फीट का डायमीटर। सारे इंस्ट्रूमेंट्स, पैनल्स, नेविगेशन गियर, रेडियोज, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और छोटे मोटे इंजन सब कमांड मॉड्यूल के अंदर थे। दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा था सर्विस मॉड्यूल, जिसमें ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऑक्सीजन थी। इसमें भी छोटे मोटे इंजन थे, फ्यूल सेल्स थे, ऑक्सीजन टैंक थे। कमांड और सर्विस मॉड्यूल को अक्सर एक साथ जोड़कर कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल बनाया जाता है। पूरे मिशन के दौरान ये एक साथ जुड़े रहते हैं, जबकि एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस न लौट रहे हों और धरती की ओर री एंट्री के समय ये एक दूसरे से अलग होते हैं। तीसरा हिस्सा लूनर मॉड्यूल, जिसका काम चांद पर उतरकर जाना और वहां पर काम पूरा हो जाए तो फिर वापस कमांड सर्विस मॉड्यूल से जुड़ जाना। इसका चौथा हिस्सा लॉन्च एस्केप सिस्टम मिशन के लिए इतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि इसका काम सिर्फ ये होता है कि अगर लॉन्च के समय कोई हादसा हो जाए तो एस्ट्रोनॉट्स को बचाना। ये कुछ इस तरह से काम करता है, जब रॉकेट लॉन्च के समय कोई हादसा होता है तो आग लग जाती है और एस्ट्रोनॉट्स को उस जगह से दूर ले जाता है। लेकिन अगर लॉन्च में सब कुछ सही रहता है तो इसके आगे जाने की जरूरत नहीं होती और इसे
एग्जिट करके फेंक दिया जाता है। अब जो स्पेसक्राफ्ट में 3 एस्ट्रोनॉट बैठे थे उनके नाम थे कमांडर जिम लेवल, दूसरे लूनर मॉड्यूल के पायलट फ्रेड हेज और तीसरे कमांड मॉड्यूल के पायलट जैक स्विगर्ट। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि दोस्तों कि अपोलो 13 मिशन के लिए इन तीनों में से किसी को भी चुना नहीं गया था। इस मिशन के लिए 3 और एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन उनके साथ अलग अलग कुछ समस्याएं हो गई थी और वो इस मिशन का हिस्सा नहीं बन पाए और फिर उनकी जगह मिली इन तीनों को। जब ये रॉकेट लॉन्च हुआ था तब 2 लाख लोग ग्राउंड पर गए थे। हालांकि अपोलो 11 मिशन को देखने इससे कहीं ज्यादा लोग आए थे। स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था और 3 दिन बाद ये चांद के फ्रा मोरो क्रेटर पर पहुंचने वाले थे। ये जगह चांद पर मौजूद एक बड़ा गड्ढा है जिसमें बहुत सी जानकारियां मौजूद हैं और ये जानकारी न सिर्फ चांद से जुड़ी है बल्कि धरती के बारे में भी है। मिशन में पहले 2 दिन किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, चीजें सब सही चल रही थी और लोग खाली बैठे थे। कुछ देर बाद पृथ्वी पर बैठे फ्लाइट कंट्रोलर्स एस्ट्रोनॉट स्विगर्ट को कहते हैं कि वो जाकर ऑक्सीजन लेवल चेक करें। ये बस एक रूटीन चेक था सर्विस मॉड्यूल में मौजूद ऑक्सीजन टैंक का। जब इसे चेक किया गया तब एक बड़ा धमाका हुआ और ढेरों वार्निंग लाइट और अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को झटका लगता है, ऑक्सीजन का एक टैंक खत्म हो चुका था और दूसरे से ऑक्सीजन बड़ी तेजी से नीचे गिर रही थी। धरती पर जो कंट्रोलर्स बैठे थे उन्हें लगा कि इंस्ट्रूमेंट्स गलत दिखा रहे होंगे, लेकिन बाद में सच निकला। पहले जो टीवी चैनल इस मिशन को बोरिंग समझकर दिखा रहे थे वे अचानक उनके लिए एक न्यूज हेडलाइंस बन गई। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट में जो ऑक्सीजन टैंक थे वो स्क्वायर शेप्ड के थे जिसमें लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन भरी जाती है। इसके सेंटर में एक हीटर लगा हुआ था जिसमें एक लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में कन्वर्ट करते थे और अपोलो 13 पर सर्विस मॉड्यूल में ऐसे 2 ऑक्सीजन टैंक लगे थे। टैंक नंबर 2 को अपोलो 10 में स्टोर किया गया था, लेकिन बाद में से हटा दिया गया था और रिपेयरिंग के समय गलती से नीचे गिर जाता है और डैमेज हो जाता है। जब इसकी टेस्टिंग की गई तो पाया गया कि टैंक पूरा खाली नहीं होता है और इसलिए बची हुई ऑक्सीजन को पूरा खत्म करने के लिए हीटर का प्रयोग किया जाता है। जहां बाहर लगे थर्मामीटर में हीट कम दिखाई देती थी, जबकि टैंक के अंदर ऑक्सीजन को जब हीट करने के लिए हीटर का प्रयोग किया जाता था तब 30 डिग्री वाला तापमान 538 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता था। इस एक्सट्रीम हीटिंग को किसी ने नोटिस ही नहीं किया था क्योंकि थर्मामीटर में दिखाई ही नहीं देती थी। इसलिए एक्सट्रीम हीटिंग की वजह से इस टैंक के अंदर जो इलेक्ट्रिक वायर लगी थी इसकी इंसुलेशन डैमेज हो गई थी। मिशन जब शुरू हुआ था तब नासा ने इसे अप्रूव किया, तब ये सही थी और वो अंदर के इस डैमेज को नहीं देख पाए थे, जिसकी वजह से अपोलो 13 के दौरान जब इस टैंक का रूटीन चेक किया जा रहा था तीसरे दिन में, तब उन इलेक्ट्रिक वायर की वजह से एक स्पार्क होता है और टैंक फट जाता है। अच्छी बात यह थी कि टैंक बाहर लगा था, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स बच गए थे। अगर ये अंदर लगा होता तो सभी एस्ट्रोनॉट्स तुरंत मारे जाते। इस दौरान सर्विस मॉड्यूल में केवल 13 फीट का एक पैनल ही डैमेज हुआ था। यहाँ पर सभी को एक बड़ा फैसला लेना था कि धरती पर वापस लौटने का कौन सा रास्ता लिया जाए। सबसे जल्दी धरती पर वापस आने का तरीका यह था कि स्पेसक्राफ्ट को उल्टा घुमाया जाए, लेकिन इसके लिए उन्हें सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को चलाना था। मेन इंजन वहां था जहां धमाका हुआ था। दूसरा तरीका था चांद की तरफ जाएं और उसका एक चक्कर लगाकर वापस धरती पर लौटा जाए। नासा ने दूसरे ऑप्शन को चुना। अब जो लूनर मॉड्यूल था उसमें 30 घंटे तक 2 लोग बैठ सकते थे, लेकिन 3 लोग उसमें कैसे बैठ सकते थे 4 से 5 दिन के लिए। यहां बिजली बचाना भी जरूरी था और प्लान के अनुसार लूनर मॉड्यूल में एस्ट्रोनॉट्स बैठ जाते हैं और लूनर मॉड्यूल को फायर किया जाता है और फिर से चांद के दूसरी तरफ पहुंच गए और दुनिया के पहले इंसान बन बैठे जो धरती से इतनी दूर गए थे। उस समय धरती से 4 लाख किलोमीटर दूर थे। यह नासा एस्ट्रोनॉट्स को इंजन को दूसरी बार बर्न करने को कहता है। इसकी मदद से 153 का फ्लाइट टाइम अब 143 घंटे आ गया। यहाँ एक और समस्या खड़ी हो गई थी और वो थी कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कॉन्सेंट्रेशन। ऑक्सीजन के साथ साथ उस स्पेसशिप में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैमिस्टर्स होते हैं। एस्ट्रोनॉट जब सांस लेते हैं उसे हटाने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैमिस्टर्स प्रयोग किए जाते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्ट करे और लिथियम कार्बोनेट बने। समस्या यह थी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैमिस्टर्स सिर्फ 2 लोगों के लिए बने थे और यहाँ 3 लोग थे और उन्हें 4 दिन तक सरवाइव करना था। ग्राउंड पर बैठे वैज्ञानिकों के पास 24 घंटे थे। इस समस्या से बाहर निकलने के लिए एस्ट्रोनॉट्स ने उन्हें अपने पास मौजूद सभी चीजों की जानकारी दी और फिर टीम के सुझाव देने के बाद एक नया डिवाइस बनाया जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वापस नीचे गिरता है। इस पूरे रेस्क्यू मिशन में छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जा रहा था। एस्ट्रोनॉट्स को कहा गया था कि दिन में एक आदमी 200 मिलीलीटर से ज्यादा पानी न पिए
क्योंकि उससे उन्हें पेशाब करना पड़ेगा और इसकी क्वांटिटी स्पेसशिप की डायरेक्शन बदल देगी। इन्होंने 14 किलो वेट लूज कर दिया और 4 दिन बाद धरती के पास वापस स्पेसक्राफ्ट पहुंचता है और यहां तीसरा बर्न किया जाता है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट रास्ता भटक जाता है और फिर उसे वापस ट्रैक पर लाया जाता है। इस तरह स्पेसक्राफ्ट तीसरे बर्न को भी झेल जाता है, जबकि स्पेसक्राफ्ट को केवल एक बर्न करने के लिए बनाया गया था। पूरी दुनिया टीवी पर इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस आता देखने के लिए बेताब थी। अब ये टूटा फूटा स्पेसक्राफ्ट धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। जो हीट इंपैक्ट देखने को मिलेगा तो क्या एस्ट्रोनॉट्स जिंदा बच पाएंगे? इस चीज से बचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को लूनर मॉड्यूल से कमांड मॉड्यूल में वापस आना था। 3 मिनट तक एस्ट्रोनॉट्स और टीम के बीच कोई बातचीत नहीं होती है और फिर 4 मिनट बाद भी कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आखिरकार आवाज आती है और तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा वापस धरती पर लौट आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।